बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 सितंबर 2022 को दुनिया के सबसे पहले 5th जनरेशन जहाज को 25 साल मुकम्मल हो जाएंगे। F-22 रैप्टर दुनिया का पहला 5th जनरेशन वाला जहाज। मुझे आज भी याद है जब मैंने इसका पहली दफ़ा लॉकहीड मार्टिन का इश्तिहार देखा था, तो वो इश्तिहार आई बिलीव मैंने 1999 के अंदर देखा था, और उस एड के अंदर कहा गया था कि द 21st सेंचुरी बिगिंस टुडे। क्योंकि जब F-22 रैप्टर को बनाया गया था तो उस वक्त ये सोच के बनाया गया था कि ये एक अनटचेबल जहाज होगा, इसको कोई चीज देख नहीं सकेगी, इसको कोई चीज छू नहीं सकेगी, और ये फूड चेन के ऊपर एक टॉप डॉग जो है वो हमने लाके बिठा दिया। 88-89 के अंदर सोवियत यूनियन टूट चुका था। F-22 को जब डिजाइन किया गया था तो 1970 के अंदर अमेरिका को ये खतरा था कि उसके जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा जबरदस्त और स्टेल्थी जहाज जो है वो चाहिए, क्योंकि F-15 ईगल्स जो थे वो पुराने होते जा रहे थे, F-4 फैंटम्स जो थे वो और ज्यादा पुराने होते जा रहे थे, और अमेरिका को एक प्राइम एयर सुपीरियोरिटी फाइटर चाहिए था, जिसकी वजह से 70s के अंदर एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम शुरू किया गया। ये आखिरी जहाज है जो कि फाइटर माफिया की जहनियत से बनाया गया। अगर आपने फाइटर माफिया की जहनियत को समझना ना, तो आपको मेरी कुछ पिछली वीडियोस जो है वो देखनी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको YF-23 का जो है वो लिंक दिया हुआ मैंने। आप वो एक सीरीज मैंने तैयार की थी 4 वीडियोस की, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि ये एक बेसिकली जहनियत थी, ये एक थिंकिंग थी जो कि इन अमेरिकन जहाजों के पीछे हमें नजर आती है। F-16, F-15, F-22 के पीछे। और ये जो F-22 था ना, ये उस फाइटर माफिया की जहनियत का आखिरी जहाज था, जिसका सिर्फ एक ही ज़हन था कि एयर सुपीरियोरिटी होनी चाहिए। एयर टू ग्राउंड के बारे में वो इतना ज्यादा सोचते ही नहीं थे। बस उनका ख्याल ये था कि एयर फोर्स जो है उसका काम ही एक है कि एयर डोमिनेंस रखना हर जगह पे। दुश्मन का कोई जहाज जो है वो हवा के अंदर आए तो आप उसको किसी भी तरीके से तबाह कर दें। ये जो एडवांस टेक्टिकल फाइटर प्रोग्राम था, जिसको ATF भी कहा जाता है, इसके अंदर 2 बेसिकली मेन कंपनीज थी। एक लॉकहीड मार्टिन थी जिसने YF-22 जहाज तैयार किया, और एक थी नॉर्थरॉप ग्रमन जिसने YF-23 जहाज तैयार किया। मैं आज भी ये समझता हूं कि YF-23 जो है वो एक बेहतर जहाज था, क्योंकि जो उसका स्टेल्थ डिजाइन है ना, मैंने आज तक वैसा कोई भी स्टेल्थ डिजाइन नहीं देखा। हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी अपनी एक पसंद होती है। YF-23 जैसा जहाज मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन YF-22 को पसंद किया गया, और YF-22 जो है वो उस एडवांस टेक्टिकल फाइटर प्रोग्राम के अंदर विनर साबित हुआ, और उसकी बेस पे इस F-22 जहाज को डेवलप किया गया। अब YF-22 को क्यों चूज किया गया था, उसकी बहुत सी रीजंस थी। एक तो ये रीजन थी कि सोवियत यूनियन जो है वो टूट चुका था, और कोई रेडिकल डिजाइन अमेरिकन एयरफोर्स नहीं चाहती थी। दूसरी मेन रीजन ये थी, और जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी रीजन साबित हुई YF-22 के चूज करने में, वो ये थी कि लॉकहीड मार्टिन जो थी उसका बहुत ज्यादा तजर्बा था अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम करने में, और उसको पता था कि अमेरिकन एयरफोर्स बेसिकली चाहती क्या है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन को ये समझ थी कि हमने अमेरिकन एयरफोर्स को किन बातों के ऊपर लेके आना है, और किन बातों के ऊपर जो है वो हमें परख रहे हैं, देख रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं। नॉर्थरॉप ग्रमन जो थी ना, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, क्योंकि उनका जहाज बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उनको जहाज बेचना नहीं आता था। लॉकहीड मार्टिन को अपना जहाज बेचना आता था। इसी वजह से लॉकहीड मार्टिन ने YF-22 के अंदर थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच जो है उसको फॉलो किया, लेकिन अल्टीमेटली YF-22 ही सिलेक्ट हुआ। YF-23 जो कि एक रेडिकल डिजाइन था, उसके अंदर बड़ी रेडिकल किस्म की टेक्नोलॉजीज जो थी उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिनको YF-22 यानी कि F-22 मैच नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब चूज करने की बारी आई तो उस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स ने YF-22 को जो है वो चूज किया, जिसकी बेस के ऊपर बाद में ये F-22 हमारे सामने बन के आता है। ये वो वक्त है जब USSR जो था वो भी अपने एक 5th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रहा था, और उसके ख्याल में उसकी जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की जो फ्लाइट होनी थी वो 1993-1994 में होनी थी। लेकिन फिर आपको पता है कि USSR टूट गया, रशिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन प्रोग्राम्स को जो है वो जिंदा रख सकता। तो ये जो मिग कंपनी की तरफ से एक 1.42 प्रोग्राम तैयार किया गया था, उसको रशिया को स्क्रैप करना पड़ा। लेकिन अमेरिका चूंकि पैसे लगा चुका था, ठीक है, उसका एडवर्सरी खत्म हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक जहाज अब तैयार कर लिया हुआ था। इस वजह से 90s के अंदर इस YF-22 की फर्स्ट फ्लाइट हुई, और उसके 7 साल बाद तकरीबन टेस्ट एंड इवोल्यूशन के बाद, उसके डिजाइन चेंज के बाद 7 सितंबर 1997 को इस F-22 की पहली फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की गई। उसके बाद 2001 के अंदर इस प्रोग्राम का लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन जो है उसको सैंक्शन किया गया। 2004 के अंदर F-22 का इनिशियल ऑपरेशनल एंड टेस्ट इवैल्यूएशन जो है उसको कंप्लीट किया गया, और 2005 के अंदर इसके डिजाइन की मैच्योरिटी को देखने के बाद और दूसरे फैक्टर्स को देखने के बाद इसका फुल रेट प्रोडक्शन जो है उसको सैंक्शन कर दिया गया, और 2005 के अंदर ही इसकी जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया गया। अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर बेसिकली 3 ऐसी कमांड्स हैं जो इस F-22 को इस्तेमाल करती हैं। एक है उनकी एयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
कमांड, दूसरी उनकी एयर कॉम्बैट कमांड है और तीसरी पैसिफिक एयर फोर्स है उनकी, जो इस F-22 जहाज को इस्तेमाल करते हैं। पहले पहले इस F-22 को FA-22 बोला गया, जिस तरह से F-18 को FA-18 बोला जाता है, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद दिसंबर 2005 में इसको F-22A का नाम दिया गया। F-22 को जब तैयार किया गया तो उस वक्त तीन चीजें जो है वो बेसिकली जहन में रखी गई। एक तो जहाज जो है वो स्टेल्थ होना चाहिए, दूसरा सुपर मैनूवरेबल होना चाहिए, तीसरा इसके इंजन के अंदर सुपर क्रूज होना चाहिए, यानी कि ये जहाज एक मैक को टच करे लेकिन इसके जहाज का आफ्टर बर्नर जो है उसको ऑन ना करना पड़े। ये तीनों चीजें जो है इस जहाज के अंदर रखी गई। इसके अंदर इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जो है उनको लगाया गया। इसकी जो सपोर्ट है तो वो बड़ी कम्प्लेक्स, लेकिन उसको जो है पुराने जहाजों से बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन किया गया और ये एक एक्सपोनेंशियल लीप था इन वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। जब शुरू में इसको बनाया गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये एक एयर टू एयर फाइटर था, लेकिन इसको बनाने वालों ने कहा कि इसके अंदर हम एयर टू ग्राउंड मिशन जो है ये वो भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कभी भी इस F-22 के ऊपर खास एयर टू ग्राउंड वेपनरी जो है उसको इंटीग्रेट नहीं किया गया, उसकी कोशिश ही नहीं की गई। और जिस तरह टॉप गन मैवरिक के अंदर एड हैरिस टॉम क्रूज को कहता ना कि योर काइंड इज हेडेड फॉर एक्सटेंशन, तो ये जो F-22 है ना इसकी भी जो काइंड है ना वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर जो जहाज होंगे वो बड़े डिफरेंट होंगे। F-22 अपनी काइंड का आप कह सकते हैं कि आखिरी जहाज तैयार किया गया था। एयर डोमिनेंस को जेन में रख के डिजाइन किया गया था। इसका आज भी जो सबसे बड़ा काम है वो अमेरिकन एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक फोर्स को जो है वो प्रोटेक्शन देना है। जो अमेरिका के लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उनको तैयार किया गया, वो जो रशिया की तरफ जाएंगे अगर कभी जरूरत पड़े, तो इन F-22 का काम जो है वो उन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को प्रोटेक्शन देना है। इस वक्त भी अगर आप F-22 को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त दुनिया के अंदर किसी भी और जहाज से अनमैच्ड है, या आप कह लें कि इस वक्त कोई भी जहाज जिसको इस वक्त प्रोजेक्ट करके तैयार किया जा रहा है ये उससे भी कहीं ज्यादा आगे है। आगे 6th जनरेशन वाले जहाज आएंगे तो वो और बात होगी, लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी जहाज बनाए गए हैं या तैयार किए जा रहे हैं ये उनसे जो है वो काफी ज्यादा आगे है। और लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि ये हमारे लिए एक पाथ फाइंडर है टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयर डोमिनेंस। एयर डोमिनेंस जो है ना वो अमेरिकन के जेन से नहीं निकलती। तो एनीवे दोस्तों, ये थी F-22 के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। इसके 25 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं। सोचा आपके साथ इसकी जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।